हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जिस टॉपिक्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे वेव का है एंड दैट टॉपिक नेम इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो मैं टॉपिक का पहले नाम डाल देता हूं, आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहीं ना कहीं पोलराइजेशन जो है वेव का करेक्टर है। लाइट इज ट्रीटेड लाइक अ वेव और वेव का एक करेक्टर है। इस करेक्टरिस्टिक्स में क्या सीखने को मिलेगा वन बाय वन हम लोग समझते जाएंगे। हम लोग का मेन मोटो होगा कि हम लास्ट तक जाएं, सेशन तक बने रहे और सारी चीजों को वन बाय वन सीखे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई मेन या नीट में आ रखी है उसको भी डिस्कशन करने का कोशिश करें। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ओके, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले वेव को समझ लेंगे, क्योंकि वेव के बिना हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को नहीं समझ पाएंगे। वेव वेव जब आप पढ़ते हो तो वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल, विदाउट ट्रांसफर, without transfer of medium particle, medium particle is called wave. It's called wave. मीडियम पार्टिकल का जो डिस्टरबेंस जो होती है उसके बेसिस पर भी फिर हम वेव को दो पैटर्न्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तभी हम जाके पोलराइजेशन को हम समझ पाएंगे। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि जो मीडियम पार्टिकल का डिस्टरबेंस है वो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होती है, तो वैसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रस्सी पर बनने वाली टाइट स्ट्रिंग्स पे बनने वाली अगर वेव पल्स को हम देखें तो वेव पल्स आगे की तरफ प्रोपगेट करती है, मगर मीडियम पार्टिकल जो रस्सी का पार्टिकल है वो डिस्टर्ब किधर हो रही होती है? तो डिस्टर्ब ऊपर और नीचे हो रही होती है। तो इसकी वेव की जो डायरेक्शंस है, प्रोपगेशन की डायरेक्शंस है और पार्टिकल का जो डिस्टरबेंस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दूसरा जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग ये देखते हैं जैसे कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें क्या देखते हैं? रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जैसी चीज, मतलब मीडियम पार्टिकल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ही डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही होती है, ऑसिलेट कर रही होती है, डिस्टर्ब हो रही होती है। डिस्टर्बेंस जो होती है मीडियम पार्टिकल की, जो डिस्टर्बेंस हो रही होती है वो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शंस में ही होती है। मतलब रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन जो बन रही है, जो बन रही है रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जो बन रही है, ये वेव के डायरेक्शंस में ही हो रही होती है, वेव प्रोपगेशंस के डायरेक्शंस में होती है। तो ऐसे वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो जो पोलराइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव का, लाइट का, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो एक्चुअल में अभी तक मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखा है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का पहले मैं डिफाइन कर दूं तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में पोलराइजेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस मतलब होता है। तो रिस्ट्रिक्शंस हम सिर्फ ट्रांसवर्स वेव को कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस करने का मतलब है कि जो लाइट वेव जो प्रोपगेट कर रही होगी, उसकी जो लाइट वेव जब ट्रांसफर हो रही होगी तो हम उसको क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि उसके इंटेंसिटी को हम देखेंगे कि कम हो रही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वन बाय वन इसको समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई लाइट का एक सोर्स है, टीनी सोर्स है, कोई एटॉम पार्टिकल्स है जो लाइट के फॉर्म में है, लाइट, तो वो अपना चारों तरफ ऑसिलेशन वाइब्रेट कर रही है, इस तरह से उसकी वाइब्रेशंस दिखाई जाती है। बुक्स में ये जो एरो से दिखाई जाती है वो एरो से बहुत लोग नहीं समझते हैं। इसका मतलब होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स है, जो लाइट्स है, लाइट का जो वाइब्रेशन है वो चारों तरफ हर डायरेक्शंस में देखने को मिलती है, हर डायरेक्शंस में देखी जा रही है। मैं इसको विजुअलाइजेशंस के लिए आपके लिए ये करता हूं कि पहले मैं इसका डेफिनेशंस लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा।
the restriction of the restriction of the restriction of vibration, the restriction of vibration or oscillation, the restriction of vibration or oscillation of wave, the restriction of vibration or oscillation of wave in a plane perpendicular is perpendicular to the direction of wave propagation इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अभी हम लोग डेफिनेशंस को जो लिखे हैं बस लिखने भर के लिए लिखे हैं, उसको अभी समझे नहीं, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। ऑफ वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि ये लाइट सोर्स आपको दिखाई गई है, हम इस लाइट सोर्स को एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि सपोज टू बी हम लोग इस तरह से समझते हैं कि अगर बेटा ये जेड एक्सिस है, दिस वन इज द जेड एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। अगर इस प्लेन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से एक प्लेन है, इस तरह से एक प्लेन है, इस प्लेन पर एक लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, लाइट का एक पॉइंट सोर्स है। तो जिससे निकलने वाली जो वेव है, जिससे निकलने वाली जो ऑसिलेशंस की डायरेक्शंस है, कुछ इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। हम फिलहाल अभी लाइट में सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ही लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट को डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, बोथ, दोनों से मिलकर बना है। तो मगर आंखों के लिए, जो हमारी आई है, उनके लिए सिर्फ लाइट का ही सेंसेशन हम लोग जज कर पाते हैं, लाइट को ही सिर्फ सेंसिटिव आंख जो है, लाइट के लिए ही सेंसिटिविटी होती है, मैग्नेटिज्म कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल जो एक लाइट की सोर्स है, उससे निकलने वाली जो ऑसिलेशन है लाइट का, वो आपको किसी एक प्लेन में, जैसे कि ये एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शंस को दिखाई गई है। ये प्लेन बिल्कुल जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड का ये वाई एक्सिस है, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, और बोर्ड के परपेंडिकुलर हमने वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन रखा है, दैट वन इज द जेड एक्सिस। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि लाइट का जो ऑसिलेशन है चारों तरफ हो रही, इस ऑसिलेशंस में हम ये देख लेते हैं कि इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि लाइट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर कंपोनेंट हो सकता है, तो हम इसको इजीली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। सपोज टू बी, ये फिर से मैं बना रहा हूं, इस तरह से मैं फिर से बना रहा हूं, और इसको इस तरह से मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि सारी जो ये जो इंटरमीडिएटरी ऑसिलेशन है, जो ना एक्स में है ना वाई में है पर्टिकुलरली, उसको हम सारे को एक्स और सारे को वाई में हम बांट लेते हैं। दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द जेड एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो इस तरह से मैं सारे को इस तरह से बांट रहा हूँ, एक्स एक्सिस इस तरह से। इसको एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर मान लीजिए जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो इसको जेड एक्सिस शो कर रहा हूं, इसको वाई एक्सिस शो कर रहा हूं, तो लाइट के इस तरह से मैं शो कर रहा हूं। तो ये वाई एक्सिस का वाइब्रेशन है, डॉट इज द एक्स एक्सिस वाइब्रेशन, एक्स डायरेक्शन का वाइब्रेशन है। वो इस तरह से आपको इस तरह से करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, चल रहा है, वो ऊपर नीचे और अंदर की तरफ हो रहा है। तो आप इसको समझ सकते हो जेड एक्सिस में प्रोपगेशन कर रहा है, मगर जो ऑसिलेशन है या तो वाई पर है या तो एक्स पर है। तो ये बातें आपको समझ रही होगी। इस तरह के लाइट जो चारों तरफ अभी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अभी पोलराइज नहीं है। इस तरह के लाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? अनपोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपोलराइज लाइट।
फिलहाल अभी इसकी पोलराइजेशन नहीं हुई है, तो अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जब इस तरह के अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी पोलराइजर जो है किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना होता है, जैसे कि टॉर्मालिन है, निकोल प्रिज्म है, तो इस तरह के जो मिक्सअप है बहुत सारी मटेरियल से वो मिलकर बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का फॉर्मेशन है। तो जब हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से गुजारते हैं, सपोज टू बी दिस वन इज द पोलराइड्स और अ पोलराइजर, हम गुजारते हैं, पास करते हैं, पास करते हैं, दिस वन इज द एक्सिस, क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। जब पास करते हैं तो आप देख रहे हो कि जो लाइट के सोर्सेस हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो टॉर्मलिन या निकोल्स प्रिज्म जैसे टाइप के बने हुए, जिसको हम पोलराइड्स भी कहते हैं, जब इससे पास करते हैं तो वही लाइट सिर्फ पास होगी जो इसके एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक्सिस के पैरेलल रहने वाली लाइट की कौन सा वाइब्रेशन है, तो आप सिर्फ देख लो कि वाई एक्सिस में जो वाइब्रेट करने वाली लाइट की ऑसिलेशन है वही सिर्फ एक्सिस के पैरेलल होने के कारण इधर से पास करेगा, दूसरा पास नहीं कर पाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, सिर्फ यही पास कर पाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि लाइट की जो भी इंटेंसिटी है वो दो कंपोनेंट्स में बटी हुई है, वाई एक्सिस की तरफ और एक्स एक्सिस की तरफ। तो जब पोलराइजेशन से होकर पास होकर वो गुजरेगी, तो गुजरने के बाद इसकी जो भी इंटेंसिटी रहेगी उस इंटेंसिटी का आधा इंटेंसिटी ही हम लोगों को मिलेगा ट्रांसमिट होने के बाद, एक पोलराइजर के बाद। तो यहाँ सीखने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको आंख से नहीं देख सकते, नेक्ट आई से इसको हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो हम इसके इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा उससे पता चल जाएगा कि लाइट की एक करेक्टर है जो पोलराइज हो सकती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। मैं डेफिनेशंस पे आता हूँ। डेफिनेशंस में जो लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब है कि उसकी जो भी इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी में अगर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, इंटेंसिटी घट रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसे रोकी जा रही है। तो जब ये इस तरह का, हम इसको कहते हैं पोलराइजर कहते हैं इसको, पोलराइजर कहते हैं। इसी तरह का सेम मटेरियल जिसको हम एनालिसिस करेंगे बाद में कि पोलराइज्ड हुई है कि नहीं हुई है, तो हम फिर से सेम मटेरियल से ही गुजारते हैं, सेम टाइप पैटर्न्स में वो भी बना होता है पोलराइड्स, जिसको हम एनालाइजर कहते हैं। एनालाइजर कहने का मतलब ये है कि हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज दोनों सेम है। तो इसके बाद जब वो पास करके ट्रांसमिट करके निकलेगी, तो ट्रांसमिशंस के बाद भी इसकी एफिशिएंसी या इंटेंसिटी में कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोलराइजर और एनालाइजर का जो एक्सिस है वो सेम एक्सिस है। तो जब ये लाइट इसी के पैरेलल है, तो ये सारी जो पोलराइज लाइट है वो गुजरने के बाद पोलराइज नहीं हो पाएगी क्योंकि इसी एक्सिस के पैरेलल है। तो हम इसको प्लेन पोलराइज्ड भी बोलते हैं, प्लेन पोलराइज या लीनियर पोलराइजेशन भी बोलते हैं, प्लेन पोलराइजेशन भी बोलते हैं या लीनियर पोलराइजेशन भी बोलते हैं, लीनियर पोलराइजेशंस भी हम इसको बोलते हैं, लीनियर पोलराइजेशंस भी बोलते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चाहेंगे कि इसको हटाते हैं एक बार, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, देख रहे हैं कॉपी, कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे से जरूर सवाल करिएगा, क्वेश्चन जरूर, क्वेरी जरूर पूछिएगा। ओके, तो जो इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं कि एक अनपोलराइज्ड लाइट, ये दिस वन इज द अनपोलराइज्ड लाइट, या ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे क्योंकि अभी ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। अनपोलराइज्ड लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। जब ऑर्डिनरी लाइट किसी भी डबली क्रिस्टलर एक्सिस से पास करती है तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे कि एक्सिस के अबाउट जब पास कर रही है, पैरेलली पास कर रही है, तो जो एक्स एक्सिस है वो पूरी तरह से पास नहीं कर पाती, फंस जाती है। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शंस का वाइब्रेशन ही सिर्फ पास कर पाता है, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी लो हो जाती है। अगर इसका शुरुआत में इनिशियली इंटेंसिटी आई नॉट रहा होगा या 2I0 रहा होगा, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0 हो जाएगी। अब फिलहाल ये भी एक्सिस इसके पैरेलल है, तो इसमें भी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मगर
इन दोनों के बीच जो एक्सिस बन रही है, जो एक्सिस है, उन दोनों के बीच का एंगल कुछ रोटेशन कर दिया जाए, एनालाइजर को कुछ रोटेशन कर दिया जाए, दिस इज द एनालाइजर। अगर मैं कुछ इसको रोटेशन करवा देता हूं, अगर मैं इसको कुछ रोटेशन करा देता हूं जो इस एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, तो फिर क्या देखते हैं वो सुनते हैं, जिसको हम लोग मैलस लॉ के अनुसार पढ़ते हैं। ये लॉ ऑफ मैलस है। जो मैलस कुछ पोलराइजेशंस को लेकर बातें कह रहे हैं, उस बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैलस का ये कहना है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से होकर गुजरती है तो इंटेंसिटी आधा तो हो जाती है, मगर एनालाइजर से जब होकर गुजरेगी तो उसके लिए क्या इक्वेशन या मैथमेटिकल अप्रोच हो सकती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर किन्हीं को ये दिक्कत हो रहा है समझने में, तो मैं इसका मैकेनिकल अप्रोच भी दिखाऊंगा जो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं वो एंड ऑफ द सेशन में समझा दूंगा और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो जैसे बेटा एक काम कर रहा है कि मैं ना ऐसा कर रहा हूं कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है जो किसी पोलराइजर के एक्सिस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। पोलराइजर के एक्सिस को मैं इस तरह से दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और एनालाइजर के एक्सिस को मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। एनालाइजर के एक्सिस को मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। दिस वन इज द एनालाइजर एक्सिस, एनालाइजर एक्सिस, एंड दिस इज द पोलराइजर एक्सिस, पोलराइजर एक्सिस। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट पहली बार जब पोलराइज्ड एक्सिस से गुजरेगी, मान लेते यहाँ पर इंटेंसिटी सपोज टू बी, गुजरने के बाद, पोलराइजेशन से गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी थी, मतलब जो यहाँ पर इंटेंसिटी मिली होगी, वो इंटेंसिटी सपोज टू बी, मैं इसको आई नॉट मान लेता हूँ और इसकी एम्पलीट्यूड को, तो आई नॉट मान लेता हूँ और इसकी एम्पलीट्यूड को ए मान लेता हूँ, ए मान लेता हूं। और ये फिलहाल इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, सपोज टू बी थीटा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो अगर मैं इस एनालाइजर के बाद इस पोलराइजर एक्सिस से गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी आई नोड है, अगर मैं एम्पलीट्यूड को ए कह रहा हूं, तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये हम लोग जानते हैं, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो मैलस क्या कहते हैं, मैलस का ये कहना है कि मैलस ये कह रहे हैं कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइज से गुजरती है, तो पोलराइजेशन से गुजरने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाफ तो रह जाती है, मगर जब एनालाइजर से गुजरते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी क्या होगी, मैलस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मैलस के अकॉर्डिंग क्या होगी, लॉ ऑफ मैलस के अकॉर्डिंग क्या होगी, लॉ ऑफ मैलस के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो उनका कहना है कि जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल होगी, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल होगी, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल होगी। कोसाइन एंगल कहने का मतलब क्या है, ये जो थीटा है, जो दोनों के बीच एंगल बन रही है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच जो एंगल बन रही है, तो एनालाइजर से लाइट पास होने के बाद, एनालाइजर से लाइट पास होने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी होगी, उन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल थीटा है, उनके स्क्वायर ऑफ द कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगी। इस बात को मैं प्रूफ भी कर सकते हैं, हम लोग प्रूफ भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए लाइट की जो पोलराइजेशन से पास करने के बाद जो एम्पलीट्यूड है ए है, तो अगर मैं एम्पलीट्यूड ए है तो इस साइड का उसका लेंथ या एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, तो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे डालूं, अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालूं, तो दिस वन इज द ए, सो दिस वन इज द थीटा, सो दिस वन इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, एंड दिस वन इज द ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो आप देख सकते हो बेटा, आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, मैं इसका पैरेलल कर देता हूं, जो ए साइन थीटा वाली जो एक्सिस है वो क्या है, वो आपका क्या है, तो इस ट्रांसमिशन एक्सिस, मतलब कि ये एनालाइजर का जो एक्सिस है उसका जस्ट परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो उधर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और जो उसके अलोंग होगा बस वही पास करेगा, तो ए कॉस थीटा पास करेगा। तो हम लोग तो पहले ही से जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसी बात को लॉ ऑफ मैलस में सिखाया गया कि जो इंटेंसिटी है आपकी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा का स्क्वायर है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी, तो इसको मैं एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर था, एम्पलीट्यूड फिलहाल अभी कितना है हमारा, एम्पलीट्यूड हमारा है ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा,
जिस बेसिस पर मैं पॉस्पेरिटी कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से हटा रहा हूं, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा आई नोड था, तो आई नोड कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमेशा आते हैं, बहुत इजी सेक्शन है। तो ये क्या बता रहा है, जब पोलराइजेशन से गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी है वो वाई नोड है, और जब एनालाइजर से गुजर रहा है तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर के फंक्शंस में है, कॉस स्क्वायर के फंक्शन में है। एंड द कॉस थीटा इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे उन दोनों के बीच एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी आपको घटती नजर आएगी। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस है जिसको हम अराइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। केसेस क्या नजर आ रही है बेटा, जब एनालाइजर से लाइट पास होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी, तो क्या देखेंगे कि अगर मैं दोनों का एक्सिस अगर सेम है, दोनों के एक्सिस पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इंटेंसिटी सेम रह जाएगी, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो I इक्वल टू आई नोट होगी। तो यहाँ पर जो आई नोट है वो I को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि जो यहाँ की इंटेंसिटी है वो I आपको नजर आ रही होगी। अगर वैसा ही दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगी, तो फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट कॉस 90 का स्क्वायर, मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर स्क्वायर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो I इक्वल टू आई नॉट इंटू 0, इट मीन्स की 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि बताइए कि दोनों के बीच कितना एंगल रहा होगा कि इसकी इंटेंसिटी पोलराइजेशन से पास होने वाले इंटेंसिटी का आधा रहा होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसको सिंपल I को आई नॉट बाई 2 लिखेंगे, और यहां भी आई नोट रहने देंगे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे पुट कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये कट जाएगा आई नोट, तो 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई, मैं इसको यहां कर देना, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज द लॉ ऑफ मैलेस। इसको एक बार आप बढ़िया से देख ले बेटा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे याद आ रहा है, जो हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का, जो 2025 में नीट एग्जाम में आया था, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी होगा। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस पे बेस्ड है, आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि दोनों के बीच कितना एंगल घूम रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि एक ही एनालाइजर हो, इसके आगे भी और भी एनालाइजर हो सकते हैं, तो उसके लिए इक्वेशन आपको देखना है। क्या देखना है, तो जब भी पहली बार अगर पास की तो इसको लेना है आई नॉट, फिर यहां से पास करेंगे तो इस यहाँ की जो इंटेंसिटी उसके साथ कॉस का एंगल लगाना है और अपना काम करते जाना है। ठीक है, तो आप एक बार लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलेंगे। ओके ओके, देखिए एक क्वेश्चन जहां तक याद आ रहा है, 2025 में एक क्वेश्चन पूछी गई थी कि पोलराइजर से, दिस वन इज द पोलराइजर एक्सिस, दिस वन इज द पोलराइजर एक्सिस, पोलराइजर एक्सिस के बाद लाइट पास करने के बाद जो इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी। उसके बाद बोली गई थी जो एनालाइजर है वो इससे 22 डिग्री पर इस तरह से झुकी हुई है, एंगल बना रही है 22.5 डिग्री। मगर आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, उसके बाद क्या पूछा था कि ये नेक्स्ट वाली जो इसके बाद भी एक एनालाइजर है वो इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, कुछ इस तरीके से बना रही थी, तो कुछ आपको वही सॉल्व करना था। तो इनके बीच का एंगल कुछ ऐसा कुछ था जो आपको दिखाना था। यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस 22.5। ठीक है, तो पहला ये मान लीजिए दिस वन इज द पोलराइजर, दिस वन इज द A1 एनालाइजर, दिस वन इज द A2 एनालाइजर, A2। तो पहला क्या हो जाएगा, I1 मान लेते हैं ऐसा, पहला जब पोलराइजेशन से पास होने के बाद एनालाइजर से गुजर रही थी A1 से, तो उसको क्या लिखेंगे, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फिलहाल बेटा थीटा कितना है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री, इट इज रिटन एज आई नॉट कॉस स्क्वायर 45/2। इसको इस तरह से लिख लेंगे, दिस वन इज द I1 एंड I2
I2 मतलब सेकेंड एनालाइजर से गुजरने के बाद, तो I2 इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा, और वो क्या है, तो I1 को हम ये लिख सकते हैं, फिलहाल अभी हम नहीं लिख रहे, I1 कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या है 90 माइनस 22.5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1 क्या है हमारा, ये लिख लीजिए I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45/2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45/2, ये लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 45/2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, 90 माइनस से साइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो इस तरह से काम करेंगे तो इजीली बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा में, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा में, इसको चाहो तो आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगी। लास्ट फाइनली जो आंसर आता है वो कैलकुलेट करोगे तो I0/8 आती है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं अब इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार पूछी गई है, बहुत सिंपल है। वो क्या है, तो ब्रियस्टर लॉ। वो क्या है, ब्रियस्टर लॉ। ब्रियस्टर लॉ भी कहीं ना कहीं मैलस लॉ का ही हिस्सा है, जिसको करेक्ट किया गया है। ब्रियस्टर लॉ के अंदर मैलस लॉ को और भी बेहतर समझने का कोशिश किया गया है। ब्रियस्टर लॉ, ब्रियस्टर लॉ को हम समझेंगे, पहले तो हम मैलस लॉ के ही अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी क्या बताई गई, ब्रियस्टर लॉ में क्या समझा गया है उसको समझते हैं। ब्रियस्टर लॉ के अंदर क्या समझेंगे, तो मैलस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसमिटिंग मीडियम पर स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट कर जाती है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ इस तरीके से बेटा। दिस वन इज द अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसको हम ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं। और कुछ टकराने के बाद कुछ हिस्सा जो रिफ्रैक्ट करती है वो पार्शली अनपोलराइज्ड भी होती है, और जो रिफ्लेक्ट करती है वो पोलराइज्ड लाइट होने की कोशिश कर रही होती है, मगर कंप्लीटली है या नहीं उसकी जानकारी वो नहीं दे पाए थे। तो उसकी जानकारी कौन देते हैं, ब्रियस्टर। इसलिए ब्रियस्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि मैलस बस इतना बोल दी कि अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसमिटिंग मीडियम से टकराएगी तो कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो पार्शली अनपोलराइज्ड भी रह सकती है, और कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट भी देखने को मिलेगा जो भी पार्शली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड दोनों हो सकती है। तो जब ब्रेस्टर ने कहा, सॉरी मैलस ने ये कहा कि रिफ्लेक्शंस के बाद अनपोलराइज्ड लाइट तो मिलेगी और रिफ्लेक्ट भी कुछ पोलराइजेशंस, पोलराइज्ड लाइट का कुछ रिफ्लेक्शंस के बाद पोलराइजेशंस ऑफ लाइट भी मिलेगी, मगर ब्रेस्टर लोग कहते हैं कि किस टाइम पर कंप्लीटली ये पोलराइज्ड हो जाएगी। तो वो कुछ क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल है जिसको हम आईपी से डिनोट करते हैं, उनका ये कहना है ब्रेस्टर को अकॉर्डिंग, ये है अकॉर्डिंग टू ब्रेस्टर, अकॉर्डिंग टू ब्रेस्टर। बेटा ये लैब की सारी कहानी है, ठीक है ना। ये फिजिक्स का एक ऐसा हिस्सा जिसमें थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। क्लास के बेसिस पे, अगर आप लैब के बेसिस पे जाते हो तो सारे एक्सपेरिमेंट की जाती है जहां पर ये सारी चीजें दिख रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेस्टर ये कहा गया कि ये एक ऐसी क्रिटिकल एंगल आईपी हो सकती है जिस पर जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पूरी तरह से कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होगी। तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, साथ ही साथ ये कब होगी, कंप्लीटली कब पोलराइज्ड होगी, तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो कर रही होगी, तो उस समय जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उनके बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ एक्जियम, बाय द सिमेट्री ऑफ एक्जियम, बाय द सिमेट्री ऑफ एक्जियम, बाय द सिमेट्री ऑफ एक्जियम, by the symmetry of axiom IP 90 and R, IP plus 90 plus R equal to 180 degree. So the R equal to 180 minus 90 minus IP. This one is written as 90 minus IP. Okay? तो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगा लूं कि कब कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रही होगी, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा लूं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, from Snell's law, sin IP angle of incident
बाई साइन आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो साइन आईपी, तो साइन आईपी, साइन आर को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आईपी इक्वल टू म्यू एंड साइन आईपी बाई कॉस आईपी इक्वल टू म्यू, जो लिख सकते हैं हम लोग 10 आईपी इक्वल टू म्यू। तो फिर और क्या लिख सकते हैं, तो आईपी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। तो रजिस्टर ये बताते हैं कि कोई एक ऐसी क्रिटिकल एंगल है जिस पर कंप्लीटली प्लोराइड हो जाएगी। वो क्रिटिकल एंगल जो आईपी वो कितने के बराबर हो सकती है, 10 इनवर्स म्यू के बराबर हो सकती है। उसके लिए कंडीशंस आपको क्या याद रखनी है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी उन दोनों के बीच बनने वाला एंगल उस समय कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। जब ये 90 बना रहा होगा उस टाइम पर ये दोनों एंगल सेम सेम होगा। तो आईपी वो एंगल है जिसके तहत रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच बनने वाली एंगल 90 जब बन जाएगी तो उस समय जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज होगी। उसके लिए कंडीशंस क्या है, तो उसके लिए कंडीशन है कि जो इंसिडेंट ऑफ पोलराइजेशन लाइट इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस पर भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मुझे को याद आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिस्टल लॉ में कि बताइए कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट करे कि कंप्लीटली प्लोराइड हो जाए, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में 1.73 दे रखा था। ये भी 2025 में आया हो, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग पूरी तरह से प्लोराइड लाइट मिले उसके लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं कि आईपी कितनी होनी चाहिए, तो आईपी होनी चाहिए 10 इनवर्स म्यू। तो म्यू हमारा कितना है, तो म्यू हमारा है 1.73 बेटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स √3। तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आईपी इक्वल टू 60 डिग्री। इंसिडेंट ऑफ पोलराइजेशन लाइट कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री। तो ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलेगी। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है इससे जुड़ा हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली और मुझसे क्वारी कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको जवाब दूंगा। कहां पर प्रॉब्लम आ रही है आप इससे जुड़ा हुआ सवाल बनाइए बेटा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक ऑफ करते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।